छोटी छोटी बातें एक बड़ी समस्या का रूप धारण कर लेती हैं। तो इन्हीं समस्याओं के बारे में उन्होंने अपने लेखन में जिक्र किया है। अब हम प्रस्तुत पाठ का सारांश देखेंगे। प्रस्तुत पाठ में श्री प्रकाश जी द्वारा पूछे गए एक ही प्रश्न का उत्तर 4 महानुभावों ने अपने अपने ढंग से दिया है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि इस पाठ में लेखक ने एक ही प्रश्न 4 व्यक्तियों से किया है और उन्हीं 4 व्यक्तियों ने उस प्रश्न का जवाब अलग अलग ढंग से दिया है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का अपने जीवन के प्रति देखने का नज़रिया, अपने जीवन के अनुभव और उनसे सीखने का नज़रिया अलग होता है। हमारा देश तभी उन्नति कर सकता है जब देश का प्रत्येक नागरिक पूर्णतः ईमानदार, लगन एवं निष्ठा के साथ अपने छोटे से छोटा कार्य करेगा। यही चारों महानुभावों के द्वारा दिए गए उत्तरों का निष्कर्ष है। अब पाठ की ओर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पाठ। सबको ही कुछ ना कुछ खप्त होता है। अब खप्त जो है उस शब्द का अर्थ है धुन, मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई धुन सवार होती है। मुझे भी कई बातों का खप्त है। उनमें एक यह है कि जब किसी विदेशी से मेरी मित्रता हो जाती है और उन्हें सहृदय पाता हूँ। सहृदय अर्थात कि जब वो उनके नज़दीकी हो जाते हैं, मतलब गहरी मित्रता। और साथ ही ये समझता हूँ कि हमारे देश में बहुत दिनों से रहने के कारण वे पर्याप्त अनुभव भी प्राप्त कर चुके हैं। तो उनके किसी सुअवसर पर मैं पूछता हूँ, आप कृपा कर यह बतलाएंगे कि क्या कारण है कि हमारे देश में इतने विशेष पुरुषों के रहते हुए, इतने बड़े बड़े आंदोलनों के होते हुए भी देश कभी कुछ उन्नति नहीं कर रहा है। ऐसा मालूम होता है कि हम जो के त्यों पड़े हुए हैं। कहने का अर्थ यहाँ पे यह है कि लेखक जो है वो अपने मित्रों से, चाहे वो विदेशी मित्र हो चाहे वो किसी अन्य देश का हो, तो जब वो भारत में रह लेता है, कुछ वर्षों तक रहने के बाद जब वो अनुभव कर लेता है कि भारत जो देश है वो कैसा है, और जब लेखक की अपने मित्र से गहरी मित्रता हो जाती है, तब वो उनसे पूछते हैं कि हमारा देश तरक्की या उन्नति क्यों नहीं कर रहा है। फिर वो कहते हैं कि हमारे देश में इतने सारे लोग, अच्छे अच्छे महान पुरुष हुए, इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए, फिर भी देश आज भी वहीं का वहीं है, मतलब जो का त्यों है। अवश्य ही उनके इस सवाल से उनका मित्र जो है वो चकित हो जाते हैं, उत्तर देते संकोच करते और शिष्टता के नाते क्षमा चाहते हैं। उनके जब वो अपने मित्र से ये प्रश्न पूछते हैं कि भाई हमारा देश तरक्की क्यों नहीं कर रहा है या उन्नति क्यों नहीं कर रहा है, तो उनके जो मित्र हैं वो थोड़ा संकोच जाते हैं, थोड़ा शर्मा जाते हैं और माफ़ी चाहते कि मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता। पर लेखक जो है वो कहते हैं, पर मैं उन्हें छोड़ता नहीं और उनको उत्तर देने के लिए बाध्य करता हूँ अर्थात कि वो उनको बार बार जोर देते कि आप मेरी बात का जवाब दो। ऐसे ही लेखक के पहले मित्र एक वृद्ध ईसाई पादरी हैं। वे 36 वर्ष से भारत में ईसाई मत के प्रचार में उतना नहीं, पर सप्तनिक देश के दरिद्र नर नारियों की सामाजिक सेवा में लग रहे। सप्तनिक देश के दरिद्र नर नारी अर्थात क्या, जो अलग अलग देश के लोग होते हैं और वो उनकी सेवा करते हैं। मतलब कि दरिद्र अर्थात जो गरीब हो, दूसरे देश से आए हों, पर जैसा उनको रोज़गार चाहिए, जो चीज़ें चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, तो वो ईसाई धर्म के थे। तो पर उन्होंने ईसाई धर्म का तो प्रचार नहीं कर पाए वो, लेकिन इस क्षेत्र में वो सामाजिक सेवा में लगे रहे हैं। मेरे हृदय में उनके लिए बड़ा सत्कार है। लेखक के हृदय में उस ईसाई पादरी व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा सत्कार है, प्रेम है। उनका उत्तर थोड़े में यह है कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। लेखक ने यही प्रश्न अपने उस ईसाई पादरी से भी किया, तो उनका उत्तर यह था कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते, क्योंकि लेखक के पहले मित्र एक वृद्ध ईसाई पादरी, जिससे उन्होंने यह सवाल किया कि हमारा देश तरक्की क्यों नहीं कर रहा है, तो उनके मित्र ने उत्तर दिया, थोड़े से छोटे से शब्दों में कहा कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। विस्तार से उन्होंने बतलाया कि यहाँ पर जब किसी को नौकरी चाहिए तो अतिशयोक्ति शब्दों में वह दरखास्त देता है, बहुत ही विनय और सम्मान के साथ वह आरंभ करता है। अंत में प्रतिज्ञा करता है कि यदि स्थान मिल जाएगा तो वह सदा अपने मालिक की शुभकामना करेगा, पर स्थान मिलते ही अपने काम अर्थात अपनी जीविका के साधन को ही खराब समझने लगता है। अन्य साथियों को मिलकर काम खराब करने के लिए षड्यंत्र रचने लगता है और मालिकों की
नाकों में दम कर देता है। और देशों में भी लोग नौकरी की दरखास्त देते हैं। वे साधारण शब्दों में प्रार्थना पत्र लिखते हैं और जब स्थान मिल जाता है तो इस तरह काम करते हैं जैसे संसार की गति उन्हीं पर निर्भर करती है। वे यदि काम छोड़ दे तो संसार डूब जाएगा। अब यहाँ पे उन्होंने उनके ईसाई मित्र जो थे, ईसाई पादरी मित्र, उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि जब व्यक्ति को नौकरी चाहिए तो वह बड़े ही अच्छे शब्दों में, जिससे नौकरी चाहिए मालिक को अच्छे शब्दों में पत्र लिखता है और प्रतिज्ञा करता है कि यदि उसे स्थान मिल गया तो वो मालिक की शुभकामना करेगा, उसका काम करेगा। लेकिन जैसे ही काम मिल जाता है वैसे ही वो अपने काम को क्या करता है, ख़राब करने लग जाता है और वो ये चाहता है कि जो भी है वो सारी चीज़ें मुझे मिल जाए। और देशों में भी लोग नौकरी की दरख्वास्त देते हैं। अब यहाँ पे फिर उन्होंने भारत देश के अलावा अन्य देशों की बात की कि अन्य देश के जो लोग हैं वो भी नौकरी की दरख्वास्त मतलब कि आवेदन करते हैं, पत्र लिखते हैं और वे बहुत ही साधारण शब्दों में पत्र लिखते हैं। जब स्थान मिल जाता है तो इस तरह काम करते हैं जैसे संसार की गति उन्हीं पर निर्भर करती है। वे यदि काम छोड़ दे तो संसार डूब जाएगा। बात इस पादरी मित्र ने बहुत ठीक कही कि हम जो है वो अपने काम में गर्व नहीं लेते। दुख तो इसका है कि मुल्क की परंपरा अपने काम का गर्व करने का आदेश करती है। मतलब कि हमारी प्राचीन संस्कृति जो है वो ये कहती है कि हम कोई भी काम करें उसमें हमें गर्व होना चाहिए। जाति भेद इसी पर निर्भर करता है। एक जाति के आदमी दूसरी जाति का आदमी द्वारा मान मर्यादा नहीं चाहता, वह अपनी जाति वाले के बीच अपना उपयुक्त पद और स्थान चाहता है। यह अपनी जीविका के साधनों का बड़ा आदर सत्कार करता है। बढ़ई और अपने औजारों की और दुकानदार अपनी बहियों की निश्चित तिथियों की पूजा करता है। पर लंबी दास्ता के कारण हम अपनी परंपरा को भूल गए हैं। कहने का अर्थ यहाँ पर लेखक का यह है कि हमारी जो प्राचीन परंपरा उसमें यह कहा गया है कि कोई भी काम करो उसमें हमें अपना गर्व होना चाहिए। लेकिन आजकल ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। इसी में जाति पाति का भी भेदभाव माना जाता है। हर व्यक्ति यही सोचता है कि मैं अपनी जाति के इंसान को आगे बढ़ाऊं और एक जाति दूसरी जाति की जो मान मर्यादा है वह नहीं चाहती। और जो जीविका के साधनों का बड़ा, पहले जो लोग थे वो अपनी जीविका के साधनों का बहुत ही आदर सम्मान करते थे। बढ़ई जो होता था वो अपने औजारों का, दुकानदार जो होता था वो अपनी बहियों खातों का। बही खाता अर्थात क्या, जहाँ पे वो हिसाब लिखता है कितना उधार, कितना जमा, कितना माल आया, कितना गया। पर लंबी दास्ता के कारण हम अपनी परंपरा को भूल गए। आज के आधुनिक युग में मनुष्य सिर्फ अपने काम पे ध्यान देता है और जो परंपरा है उसको वो भूलता चला जा रहा है। हम अपना काम छोड़कर दूसरों का काम उठाते हैं, एक काम छोड़कर दूसरा काम लेते रहते हैं। हम अपनी सफलता का दोष दूसरों को देते हैं। कहने का अर्थ ये है कि मनुष्य यहाँ पे अपने काम के लिए खुद जिम्मेदार है, लेकिन हम अपनी सारी गलतियाँ जो है वो दूसरों पर थोप देते हैं, उनके ऊपर डाल देते हैं कि अगर ऐसा किया होता तो ऐसा होता, पर ऐसा नहीं है। स्वयं दुखी रहते हैं और दूसरों को भी दुखी करते हैं। आजकल मनुष्य क्या है, व्यक्ति एक काम कर रहा है उसके साथ वो सोचता है अगर मैं दूसरा काम भी कर लूँ, तो वो एक साथ कई काम लेता है और उसमें वो असफल होता है। तो ये सारी चीज़ें वो दूसरों पर डाल देता है। हम अपना काम छोड़कर दूसरों का काम उठाते हैं, एक काम छोड़कर दूसरों का काम लेते हैं। हम अपनी असफलता का दोष दूसरों को देते हैं, स्वयं दुखी रहते हैं और दूसरों को भी दुखी करते हैं। मतलब खुद तो परेशान है ही, साथ में हम अपने आसपास वालों को भी परेशान करते हैं। कोई काम ठीक न कर सकने के कारण अपने को खराब करते हैं, काम को भी खराब करते हैं। स्वधर्म निश्चय से अपना धर्म या कर्तव्य करते हुए मर जाना श्रेयस्कर है। मतलब कि जब हम दूसरे व्यक्ति को देखते हैं कि हाँ भाई हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति है, उसके पास गाड़ी है, बंगला है, उसने वो सारी चीज़ें ली है और उसको दिखाने के लिए हम भी सारी चीज़ें लोन पर ले आते हैं। जब हमारी आवक इतनी नहीं है तो इतना सारा सामान लाकर क्या करना। तो लोन पे लाने के कारण कई बार व्यक्ति मर भी जाता है, घर की हालत ठीक नहीं रहती। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और जब ये सारी चीज़ें ठीक नहीं होती तो व्यक्ति परेशान रहता है और परेशानी के कारण वो दूसरों को भी परेशान करता है। और भी इसके बहुत से उदाहरण हैं, लेकिन यहाँ पे एक लाइन दी गई है संस्कृत में, स्वधर्म निधन श्रेय, अपना धर्म या कर्तव्य करते हुए मर जाना श्रेयस्कर। मतलब हमारा जो काम है वही हमें अच्छे ढंग से करना
चाहिए। यह आदेश हम भूल गए हैं। हम अपने काम में गर्व नहीं लेते, मतलब हमारे पास जो काम है हम वो उसमें गर्व नहीं लेते। हम सोचते काश इससे भी कुछ अच्छा हो, लेकिन जो है उसको ही अच्छा करेंगे तो आगे चलकर और भी अच्छा हो जाता है, लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते। अब लेखक के एक दूसरे मित्र हैं जिससे उन्होंने यही प्रश्न किया। दूसरे मित्र एक वृद्ध सरकारी कर्मचारी ICS मतलब IAS के सदस्य हैं। IAS के एक सदस्य हैं, वे एक वृद्ध सरकारी कर्मचारी 30 वर्ष से अधिक भारत में गवर्नमेंट नौकरी कर हाल में पेंशन लेकर वापस स्वदेश गए। न जाने कैसे मेरी उनसे मैत्री हो गई। मतलब 30 वर्ष तक उन्होंने भारत में काम किया, मतलब सरकारी कर्मचारी थे, और उसके बाद जब उनको पेंशन मिलने लग गई तो वो स्वदेश गए, मतलब विदेश गए और फिर वापस भारत आ गए। न जाने कैसे उनसे मेरी बड़ी मैत्री हो गई। वही सवाल मैंने उनके सामने भी पेश कर दिया। मतलब लेखक ने जो पहला प्रश्न अपने पहले मित्र एक वृद्ध ईसाई पादरी से किया था, वही प्रश्न उन्होंने अपने दूसरे सरकारी कर्मचारी से, उनके जो दूसरे मित्र एक वृद्ध सरकारी कर्मचारी थे उनसे किया। वही सवाल मैंने उनके सामने पेश किया। उत्तर मिला, तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते। यहाँ पे लेखक के जो दूसरे मित्र थे उन्होंने बोला कि तुम लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। विस्तार में इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति की समष्टि की तरफ जो कर्तव्य है, समष्टि अर्थात संसार की तरफ या उसके पास के जो लोग हैं उसके प्रति जो कर्तव्य है उसे हम नहीं जानते। मतलब व्यक्ति का जो कर्तव्य है उसके बारे में वह नहीं जानता। जो काम उठाया उसे करना चाहिए, जो काम उठाया उससे करना चाहिए, यह गुण हम भूल गए हैं। किसी को किसी पर विश्वास नहीं रह गया है। खाने की दावत हो तो मेज़बान को यह विश्वास है कि मेहमान समय से आवेंगे, न मेहमान को विश्वास है कि समय पर जाने से खाना मिल जाएगा, न गृहस्थी को विश्वास है कि धोबी और दर्जी वायदे पर कपड़े दे जाएंगे, न धोबी और दर्जी को विश्वास है कि हमें समय से दाम मिल जाएगा। रेलगाड़ी पर चढ़ने वाले को यह विश्वास नहीं है कि पहले से बैठे मुसाफिर उन्हें स्थान देंगे, या पहले से बैठने वाले को यह विश्वास नहीं है कि नया मुसाफिर धीरे से आकर उचित स्थान लेगा और व्यर्थ का शोर न मचाएगा और न उसे इस प्रकार से तंग करेगा। कहने का अर्थ यह है कि हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। जैसे कि यहाँ पे पहले बताया गया है कि बहुत से लोग जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। जो काम उठाया उसे करना वह भूल गए हैं। यहाँ पे कहने का अर्थ यह है कि अगर किसी को खाने पे बुलाया तो उस व्यक्ति मेज़बान अर्थात मेहमान को बुलाया तो मेज़बान को यह विश्वास नहीं है कि वह समय से मेहमान आएगा या नहीं आएगा, और मेहमान जो है उसे भी विश्वास नहीं है व्यक्ति पर कि वह जिसके घर पे जा रहा है उसे दावत अच्छी मिलेगी, खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके बाद दूसरा उदाहरण दिया उन्होंने धोबी और दर्जी का। धोबी और दर्जी को यह भरोसा नहीं है कि जिसके वो कपड़े धो रहा है या प्रेस कर रहा है या आयरन कर रहा है वह उसे सही समय से पैसे देंगे या नहीं देंगे, या गृहस्थी को ये भरोसा नहीं है कि उसने धोबी और दर्जी को कपड़े दिए तो वो समय से देगा या नहीं देगा। फिर उसके बाद उन्होंने रेलगाड़ी पर चढ़ने वाले पर बताया कि रेलगाड़ी में जो पहले से बैठा है व्यक्ति उसे यह भरोसा है कि जो आएगा वो उसे बैठे रहने देगा या उससे मुसाफिर उसे उठा देगा। इस तरह से किसी भी व्यक्ति को किसी पर भरोसा नहीं है। फिर उसके बाद आगे वो कहते हैं कि सड़क पर चढ़ने वाले को यह विश्वास नहीं है कि चलने वाला अपना छाता इस तरह से खोलेगा कि उसकी नाक से मेरी आँख ना फूट जाएगी, या पीछे चलने वाले मुझे व्यर्थ धक्का न देंगे। कहने का अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति आज अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझता और कोई किसी पर किसी भी तरह से भरोसा नहीं करता। मुझे व्यर्थ धक्का देगा। किसी को किसी पर यह विश्वास नहीं है कि केले, नारंगी या का छिलका या सुई पिन आदि इस तरह से वह न छोड़ेगा जिससे दूसरे को कष्ट न पहुँचे। मांगी चीज़ ठीक हालत में वापस करेगा, इत्यादि इत्यादि। हम केवल अपनी तात्कालिक सुविधा देखते हैं, सारे संसार को अपने आराम के लिए बना सकते हैं। दूसरों के प्रति हम अपने कर्तव्य को अनुभव नहीं करते। इसी कारण हम सब एक दूसरे के प्रति अविश्वसनीय और अस्पृश्य हो गए। कहने का अर्थ यह है कि आजकल किसी भी व्यक्ति को किसी पर भरोसा नहीं है। अगर दो मित्र हैं
अगर एक मित्र ने कहा कि कल मैं तेरे घर पे आऊँगा तो टेंशन मत ले, तेरा काम हो जाएगा, हम उसके भरोसे बैठे और अगर वो नहीं आया तो पूरे समय हम यही सोचते रहेंगे। कहने का अर्थ यहाँ पे लेखक का यह है कि मनुष्य अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता और कोई किसी पे भरोसा नहीं करता। इसी कारण हम सब एक दूसरे के प्रति अविश्वसनीय और अस्पृश्य हो गए हैं। हम अपने धार्मिक आदर्श से भूल गए। आत्मन प्रतिकाल प्रतिकुलानी परेशान समाचरित, हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। तीसरा व्यक्ति एक स्त्री। अब लेखक की जो तीसरी मित्र है वो एक स्त्री है। 7-8 वर्षों से अपने को भारतीय बनाकर बड़े प्रेम और श्रद्धा से, बड़ी तत्परता से वे भारत की सेवा कर रही हूँ। 7-8 वर्षों से अपने को भारतीय बनाकर, मतलब कहने का मतलब यह है कि लेखक की जो यह मित्र है वो भी एक विदेशी है, जो 7-8 वर्ष मतलब 7-8 साल से वो भारत में रह रही है और भारत को उसने अपना बना लिया है। अपना बना लिया अर्थात कि वो उसे अपना ही देश समझती है और बड़ी प्रेम और श्रद्धा से, बड़ी तत्परता से वो भारत की सेवा कर रही है। सेवा अर्थात लोगों की सेवा भी हो सकती है या किसी भी प्रकार की सेवा। असहयोग आंदोलन में वे जेल भी जा चुकी हैं। कई कारणों से भारतीय की निकटतम अनुभव उन्हें कई कार्यक्षेत्रों में हुआ है। उनको भी मैंने घेरा। उनका उत्तर था, तुम लोग बड़े आलसी हो। यहाँ पर लेखक ने उनसे भी यही प्रश्न किया कि हमारा देश प्रगति क्यों नहीं कर रहा है। तो लेखक ने उनसे भी पूछा, तो उनका उत्तर था कि तुम लोग बड़े आलसी हो। अर्थात हम लोगों ने श्रम का महत्व ही नहीं पहचाना है। श्रम अर्थात मेहनत क्या है वह हम भारतवासी जानते ही नहीं। मेहनत करना तो हमने मरभुक्कों का काम समझ रखा है। मरभुक्कों अर्थात दरिद्र गरीब व्यक्ति, हम लोगों ने उनका काम समझ रखा है। बड़े लोगों का काम तो केवल बैठे रहना है। हम भूल गए हैं कि संसार में जो बड़े हैं वे सब अथक परिश्रमी रहे हैं। जब हम परिश्रम ही नहीं करेंगे तो सफलता कैसे पाएंगे। आरंभ शूर तो हम हैं पर हमें लगन नहीं है। इसी कारण न हम अपने रोजगार में और न अपने गृहस्थी संबंधी या सार्वजनिक कार्य में सफल होते हैं। रोने पीटने झींकने में जितना समय हम बिताते हैं उतना यदि हम काम में बिताएं तो हम देश की और अपनी काया पलट सकते हैं। हम लोग बड़े आलसी हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि उनकी जो तीसरी मित्र है वो एक वृद्ध स्त्री है जो 7-8 वर्षों से भारत में रह रही है और भारतवासियों की सेवा कर रही है और बहुत से असहयोग आंदोलन जो हुए उसमें वो जेल भी जा चुके हैं। तो वो कई कारणों से वो लेखक से मिलती नहीं। तो एक बार लेखक ने, श्री प्रकाश जी ने उनसे भी यह प्रश्न पूछा कि हमारा देश तरक्की क्यों नहीं कर रहा है। तो उनका कहना था कि हम लोग बड़े आलसी हैं। आलसी अर्थात कि हम मेहनत करना नहीं जानते। भारत वर्ष के जो लोग हैं वह मेहनत करना नहीं जानते। उनका कहना यह है कि मेहनत करना मरभुक्कों का काम है। मतलब जो व्यक्ति गरीब है वही व्यक्ति मेहनत करता है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो व्यक्ति आज बड़ा बना है उसने अथक परिश्रम किया। अथक परिश्रम अर्थात कि उसने दिन रात एक करके मेहनत की, तब आज जाकर एक व्यक्ति अच्छा इंसान बनता है। आज हम देखेंगे कि हिंदी साहित्य के बहुत से लेखक हैं या किसी वैज्ञानिक को देखिए या किसी भी क्षेत्र में देखिए, व्यक्ति तभी तरक्की कर सकता है जब वो अधिक मेहनत करता है, अधिक अथक परिश्रम करता है, तभी वो व्यक्ति आगे बढ़ता है, मेहनत करता है और तभी वो एक बड़ा इंसान बनता है। लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं कि भारत देश के जो लोग हैं या जो बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हम मेहनत करेंगे, हम बड़े आदमी हैं तो हम मेहनत नहीं करेंगे। मेहनत करना मरभुक्कों गरीब इंसान का काम है। फिर वो कहते हैं कि आरंभ शुरू तो है, मतलब हम काम करना तो शुरू कर देते हैं, किसी भी चीज़ की हम शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन जब उसमें देखते हैं मेहनत लगेगी तो उस काम को हम वहीं पे छोड़ देते हैं। इसी कारण से हम अपने रोजगार में, अपने गृहस्थी में या सार्वजनिक कार्य में सफल नहीं हो पाते, असफल रहते हैं। अगर हम अथक परिश्रम करें तो हम भी अपने सभी कार्यों में सफल रहेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, रोने पीटने झींकने में जितना समय हम बिता देते हैं, अगर उतना ही समय हम अपने कार्य को करने में बिताएं तो शायद हम अपने देश की काया पलट कर सकते हैं। मतलब हम अपने देश को प्रगति की ओर ले जा सकते हैं और वो भी बहुत ही आसानी से। अब लेखक
के चौथा व्यक्ति एक बड़ी वृद्ध स्त्री थी। पहली जो थी वो भी एक स्त्री थी, वृद्ध मतलब एक स्त्री थी, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि वो वृद्ध नहीं थी। लेकिन चौथी जो स्त्री है, चौथी व्यक्ति एक बड़ी वृद्ध स्त्री थी। वे संसार में प्रसिद्ध थी। प्रसिद्ध अर्थात कि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए होंगे जिस वजह से उनको बहुत सारे लोग जानते हैं। मेरे कुल से उनका बड़ा प्रेम था। मेरे पितामही तुल्य थी। पितामही अर्थात कि लेखक के जो पिता हैं उनकी माता के समान थी, इसके लिए पितामही अर्थात पिता की माता, इसके लिए। और मेरे कुल अर्थात के लेखक का जो वंश है या लेखक का जो परिवार है उसमें उनका बड़ा प्रेम था और वो मेरे पितामही तुल्य थे, मतलब उनके समान थी। उनको भी मैंने तंग किया और अब वो लेखक जो हैं वो उस वृद्ध स्त्री से बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं, आपने तो अपने 40 वर्ष हमारे देश की विविध सेवाओं में लगा दिए हैं। आपको बतलाना ही होगा कि हमारा क्या दोष है जिससे हमारी उन्नति नहीं होती। अब लेखक जो है उन्होंने एक वृद्ध स्त्री के बारे में कहा है और कहा है कि वो संसार में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध और वे उनके पितामही तुल्य के समान है, मतलब पिता की माता के समान है। तो वो एक बहुत बड़ा आदर है उनका और उनके कुल से बहुत प्रेम है, मतलब उनके परिवार से उनका काफ़ी स्नेह जुड़ा हुआ है। तो वो उनसे कहते हैं कि आपने तो अपने 40 वर्ष हमारे देश में विविध सेवाओं में लगा दिए। अब आपको बतलाना ही होगा या आपको बताना ही होगा कि ऐसा क्या दोष है या ऐसा क्या कारण है जिससे हमारी उन्नति नहीं होती, अर्थात हमारे देश की उन्नति नहीं होती। अब उन्होंने भी थोड़े में उत्तर दिया, तुम लोगों में उदारता नहीं है। उनका कहने का मतलब क्या था, उन्होंने छोटे में ही उत्तर दिया कि तुम लोगों में उदारता नहीं है। उसके बाद उन्होंने विस्तार से उदाहरण देकर उन्होंने बतलाया कि भारत में लोग दूसरों को आगे नहीं बढ़ाते, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो मनुष्य को खुश नहीं होकर मनुष्य निराश होता है। एक व्यक्ति है, अगर वो आगे बढ़ रहा है तो दूसरा व्यक्ति निराश होगा कि ये क्यों आगे बढ़ रहा है, ऐसा तो क्या करूँ जिससे इसकी तरक्की रुक जाए। मतलब मनुष्य में किसी भी प्रकार की कोई उदारता देखने को नहीं मिलती है। विस्तार से उदाहरण देकर उन्होंने बतलाया कि भारत में लोग दूसरों को आगे नहीं बढ़ाते, स्वयं को ही आगे रहना चाहते हैं। मतलब हर व्यक्ति ये सोचता है कि मैं किसी ना किसी तरह से आगे बढ़ूं। अगर कोई व्यक्ति किसी को कुछ सिखा भी रहा है तो वो पैसे से सिखाएगा, उसका चार्ज लेगा, उससे फीस लेगा, लेकिन फ्री में किसी भी तरह की शिक्षा नहीं दी जाती। फिर दूसरा कहते हैं कि गुणी नवयुवकों को अपनी योग्यता दिखलाने का मौका नहीं देते, उनके मरने के बाद उनका काम ही खराब हो जाता है। वास्तव में वृद्धों की बातें ठीक थी। अंत तक पिता पुत्र को घर का काम नहीं बतलाता। कितने ही कुटुंब इसके कारण नष्ट हो गए। बड़े बड़े गुणी अपनी विद्या साथ लेकर मर गए। इसी कारण कितने ही वैज्ञानिक आविष्कार, औषधियाँ आदि लुप्त हो गई। पेशों में इतनी प्रतिद्वंद्विता हो गई है कि बड़ा छोटे का काम नहीं सिखलाता। सार्वजनिक जीवन में तो इतनी विभत्स दिख पड़ती है कि चित्त व्याकुल हो जाता है। कितना काम बिगड़ता है, इसी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। अब हम ध्यान से देखेंगे कि उन्होंने बहुत से उदाहरण दिए। पहला उनकी जो मित्र थी वृद्ध, उन्होंने कहा कि तुम लोगों में उदारता नहीं है। उसके बाद उन्होंने उदाहरण देकर कहा कि गुणी नवयुवक जो व्यक्ति हैं वो आगे आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें आगे आकर योग्यता दिखलाने का मौका नहीं मिलता। जैसे कि अगर हम बात करें किसी पार्टी की, तो अगर उस पार्टी में कोई नवयुवक खड़ा होगा, जैसे भाजपा है या कांग्रेस है, तो अगर भाजपा या कांग्रेस में अगर कोई नवयुवक मतलब 20, 21 या 25 साल का कोई व्यक्ति, कोई लड़का खड़ा होता है, तो उसको देखकर बहुत से जो लोग हैं वो ये कहेंगे कि इससे तो कोई अनुभव ही नहीं है, ये क्या हमारे देश के लिए तरक्की करेगा। तो यहाँ पे वो हार जाता है या वो पीछे रह जाता है और इसी कारण उसका काम खराब होता है। फिर दूसरी बात यह होती है कि पिता जो है वो अपने बेटे के सर पर कोई बोझ नहीं डालता। पिता अपने बेटे को कुछ बताता नहीं है, उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी ज़मीन है, कितनी जायदाद है, उसने कहाँ पैसे खर्च किए, कहाँ इन्वेस्ट किए, क्या किया, कोई भी जानकारी वो अपने बेटे को नहीं देता। ऐसा भी हो सकता है कि पिता अपने बेटे को बताना नहीं चाहता या उसे कोई बोझ नहीं देना चाहता। इस वजह से भी कई कुटुंब जो है वो नष्ट हो गए। पिता मर जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टी जो होती है वो हड़प ली जाती है, बेटे को कोई चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होती तो वो करे क्या। उसके बाद
बहुत बड़े बड़े जो गुणी व्यक्ति हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े पंडित, वो अपने शिष्यों को अच्छी अच्छी बातें नहीं सिखाते, अच्छी अच्छी विद्या नहीं बताते, जो उनके अंदर विद्या है वो नहीं सिखाते, और वो यही सोचते हैं कि मेरे पास ही ये विद्या रहे और मेरे द्वारा किसी और के पास ना जाए। तो जब वो विद्या अपने शिष्यों को नहीं सिखाते तो वो विद्या उनके साथ ही चली जाती है। इस वजह से भी बहुत सारे नुकसान हुए। उसके बाद कितने ही वैज्ञानिक आविष्कार भी ऐसे हुए कि जो वैज्ञानिक है वो आविष्कार तो कर रहा है लेकिन वो दूसरों को नहीं बताना चाहता कि मेरा आविष्कार कोई चुरा ना ले। इस वजह से भी बहुत सारे नुकसान हुए हैं। उसके बाद पेशों में भी प्रतिद्वंद्विता आ गई है। अगर कोई व्यक्ति किसी जगह पे नया नौकरी लगी या नया काम करने सीखता है तो उसके ऊपर के जो कर्मचारी है वो अपने से नीचे वालों को सिखाएंगे नहीं। वो यही सोचेंगे अगर ये सीख गया तो जो मेरा मान है वो कम ना हो जाए, इस वजह से वो नहीं सिखाता। उसके बाद सार्वजनिक जीवन में भी यही है कि छोटी छोटी चीज़ें लोग एक दूसरे को बताते नहीं हैं। कई बार इंसान परेशान होता है, लाइन में खड़ा है, फॉर्म कैसे भरना है, अगर किसी व्यक्ति को फॉर्म भरना नहीं आता तो कोई व्यक्ति उसे फॉर्म भरना नहीं सिखाता, एटीएम कैसे चलाना है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं अपने सार्वजनिक जीवन में कि लोग एक दूसरे को बताना नहीं चाहते। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जल्दबाजी में भी होता है या एक दूसरे के प्रति द्वेष भी रहता है, इस वजह से दिख पड़ता है और इस वजह से चित्त व्याकुल हो जाता है, मतलब मन जो है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, कितना काम बिगड़ता है और इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। मतलब लोग एक दूसरे के प्रति कैसे उदार नहीं है, कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता। कोई भिखारी अगर भीख मांग रहा है तो वो यही सोचेगा कि ये नाटक कर रहा है, और कई बार लोग ऐसे होते भी हैं। इस वजह से क्या है कि लोगों में उदारता नहीं रही है। अब इस चारों मित्रों के जवाब के बाद सारांश यह है कि ठीक समय से उपयुक्त काम न उठाकर, अपने काम में गर्व न रखकर, उसके करने में दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को न अनुभव कर, अपने काम की एक एक तफसील को समझकर उसमें दृढ़चित्त परिश्रम के साथ स्वयं न कर, उदारता के साथ दूसरों को न सिखाकर हम अपना नाश कर रहे हैं। कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि अगर हम कोई काम हमने लिया तो उस काम में हम गर्व नहीं करते, ऐसा सोचते हैं कि हमें और भी इससे बड़ा काम मिले। दूसरी बात कि उस काम के प्रति जो हमारी जो जिम्मेदारी है उसे हम न अनुभव करते हैं, उसमें हम समय नहीं देते, ध्यान नहीं देते, परिश्रम नहीं करते, और अगर उस काम को हम कर रहे हैं तो वो काम हम दूसरों को नहीं सिखाते। इस वजह से हम क्या करते हैं, अपना ही नाश कर रहे हैं। चारों मित्रों ने एक एक अंश हमारे दोषों का बतलाया कि मतलब मनुष्य जो भारत देश में रहता है उनमें ये सारी चीज़ों की कमी, इस वजह से हमारा देश तरक्की नहीं कर रहा है। उन सबको मिलाकर मैंने उत्तर पूर्ण कर दिया। चारों मित्रों ने एक एक अंश हमारे दोषों को बतलाया और उन सबको मिलाकर मैंने उत्तर पूर्ण कर दिया। यदि और भी सूत्रवत सत्य कोई जानना चाहता है तो मैं कहूँगा कि हम नागरिक कर्तव्य और अधिकारों को भूल गए हैं। इसके बाद लेखक जो है वो कहते हैं कि इन सभी छोटे छोटे अंशों को मिलाकर मैंने अपना उत्तर पूर्ण कर दिया, और वो ये कहते हैं कि हम नागरिक कर्तव्यों और अधिकारों को भूल गए हैं। बड़े बड़े नेता के होते हुए भी हम साधारण जन उनसे कोई लाभ नहीं उठा रहे हैं। हम उनकी मूर्ति की स्थापना करते, उनका जय जयकार पुकारते हैं और इसी से अपने धर्म की इतिश्री समझते हैं। इतिश्री अर्थात समाप्ति, कि बस हमारा काम यहीं तक था। हम उनके कहे अनुसार चलते नहीं हैं, आदेशों के अनुरूप अपने जीवन का संगठन नहीं करते। यही कारण कि हम वहीं के वहीं हैं। संसार वेग से चल रहा है, हम तटस्थ हैं, सामने सब कुछ है जो आकर हमारा काम कर दे। दूसरा क्या कर सकता है जब हम खुद कुछ नहीं करना चाहते। तो यदि हमें ख्याल रहे कि देशभक्ति केवल व्याख्यान देने में नहीं है किंतु ठीक तरह से काम करने में है, यदि हम यह अनुभव कर सकेंगे कि हम कर्तव्य ठीक प्रकार करते हैं तो हम किसी भी देशभक्त से कम नहीं हैं। और बड़े से बड़े लोग जो इस नाम से प्रसिद्ध किए गए हैं, यद्यपि हमारा कार्य क्षेत्र संकुचित
संकुचित ही क्यों ना हो, हम केवल धोबी, दर्जी, किसान, मजदूर, दुकानदार, पहरेदार, गांव शिक्षक ही क्यों ना हो, तो हमारा देश एकदम जाग उठेगा। उनके एक एक अंग में जाना जाएगी, एक एक अंग में जाना जाएगी। हमारा व्यक्तिगत जीवन में संगठित होते हुए भी सारा देश और मनुष्य समाज स्वतः संगठित हो जाएगा। देश को केवल उपयुक्त नागरिकों की आवश्यकता है, किसी दूसरे प्रकार के मनुष्य या वस्तु की नहीं है। अब यहाँ पे जो सारांश है वहाँ पर श्री प्रकाश जी जो लेखक हैं इस पाठ के, वो यह कहना चाहते हैं कि उन्होंने अपने चारों दोस्तों से प्रश्न पूछा और चारों ने हमारी जो कमियां हैं, जो अंश है, वो हमारे सामने जाहिर की। अब उसका उन्होंने एक पूरा उत्तर बताया। वो कहते हैं कि मनुष्य जो है वो अपने थोड़े से काम को करके शांत हो जाता है कि बस हमारा काम यहीं तक है। जैसे कि किसी व्यक्ति को हमने नेता बना लिया तो हम अपनी सारी जिम्मेदारी उस पर छोड़ देते हैं कि अगर हमने इस व्यक्ति को नेता चुना तो रोड की सफाई का काम भी यही करेगा, नगर को साफ भी यही करेगा, नगर को साफ करने की जिम्मेदारी, मतलब कि हम जो भी है सारा काम उसके ऊपर छोड़ देते हैं। खाली हम इतना करते हैं कि वो आ गया, हमने उसकी जय जयकार की और उसको उसका काम समझा के हम हट गए। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर वो कुछ कहता है तो उसको सुनना हमारा पहला काम है। अगर किसी नेता को हमने चुना तो वह नेता क्या कहना चाहता है लोगों से, वह किस तरह से लोगों को जानकारी देना चाहता है, वो सुनना और उसको समझना हमारा सबसे पहला काम है। और दूसरा काम यह है कि संसार जो है वो वेग से चलता है और हम तटस्थ हो जाते हैं। जो आकर हमारा मतलब जो हम करना चाहते हैं वो हम दूसरे पे छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपना काम स्वयं ही करना चाहिए। उसके बाद देश में कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो छोटे से छोटा काम करने वाला हो, चाहे वो बड़े से बड़ा, या तो छोटे से छोटा काम जैसे धोबी, दर्जी, किसान, मजदूर, दुकानदार हो, या फिर एक बहुत बड़ा IPS ऑफिसर हो या कलेक्टर ऑफिसर हो, अगर वह प्रत्येक व्यक्ति अपना काम ईमानदारी से करेगा तो देश में एक लहर जागेगी, देश के प्रत्येक अंग अंग में जान आ जाएगी और प्रत्येक व्यक्ति समझदार होगा तो वो अपने सारे काम आसानी से कर सकेगा। लास्ट में लेखक ने कहा है कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में संगठित होते ही सारा देश, मनुष्य समाज स्वतः संगठित हो जाएगा। अगर एक व्यक्ति जागरूक बनेगा तो वो दूसरे 10 व्यक्ति को जागरूक बनाएगा, तो उससे एक समाज में लहर उठेगी और वह लहर हमारे देश को आगे बढ़ाने में बहुत ही काम आएगी। देश को केवल उपयुक्त नागरिकों की आवश्यकता है, किसी दूसरे प्रकार की मनुष्य को नहीं। मतलब व्यक्ति कैसा होना चाहिए? सबसे पहले व्यक्ति को अपने काम में गर्व होना चाहिए। दूसरा कि अपना जो काम है वो किसी दूसरे पे नहीं डालना चाहिए, उसे स्वयं ही करना चाहिए। और तीसरा ये कि मनुष्य को आलसी नहीं होना चाहिए। और चौथा ये कि मनुष्य को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। अगर ये चारों चीज़ें मनुष्य में होगी तो मनुष्य क्या होगा? मनुष्य हो या देश का नागरिक हो, अपनी जिम्मेदारी को समझेगा, अपने काम में गर्व करेगा, दूसरों की मदद करेगा, तो वह व्यक्ति एक आदर्श व्यक्ति कहलाएगा और उसी से हमारा देश आदर्श बनेगा। अब हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ खप्त अर्थात धुन, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मनुष्य में किसी भी प्रकार की धुन होनी चाहिए। धुन अर्थात कि किसी संगीत की धुन नहीं, धुन अर्थात कि कोई काम करने की धुन। बाध्य अर्थात विवश, दरखास्त अर्थात आवेदन या प्रस्ताव रखना। दास्ता अर्थात गुलामी, दावत अर्थात भोज का आमंत्रण या निमंत्रण, मेजबान अर्थात यजमान, इतिश्री अर्थात समाप्ति, मर भूखा अर्थात ज़्यादा भूखा, जो भूख से मर रहा हो। नाक में दम करना अर्थात जीना हराम कर देना। तो इसी के साथ ये पाठ हमारा समाप्त होता है। धन्यवाद।